Once again, good morning to all of you. Class 11th, subject Economics, chapter 2nd, Indian Economy, 1950 to 1990. We have already discussed in our previous webinar about planning, why planning is required, as well as the importance of self-reliant. Main, we have learned Indian economy based on 5-year planning. Then the importance of primary sector. Then we have learned importance of secondary sector. And we have learned about service sector. Then the importance, some terminology थी, important terminology we have learned. First, equity, all must be equal. Second, self-reliant, Atmanirbhar. Nowadays, Prime Minister Modi pressurized and emphasized on self-reliant, Atmanirbhar. In that way, we have learned the importance of GDP and primary and secondary and tertiary sector. Now, we will come to the important part of Indian economy is agriculture. If you will see, agriculture is a word derived from, आप 10th में पढ़ चुके होंगे ना. It is a Greek word. Ager means land, culture means cultivation. Cultivation of land is known as agriculture. But the most important problem in agriculture, especially in India or like Indian country or developed country, भारत जैसी जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं, economy like India, they faced a single type of problem is approximately 20 to 24%, लगभग 20 से 24% मिडिल क्लास और रिच फार्मर हैव 20 to 24%, राइट. उनकी संख्या 20 से 24 है, बट दे होल्ड 80% लैंड. भारत की उपजाऊ जमीन का लगभग 80% हिस्सा 20 से 24% मिडिल क्लास या हायर क्लासेज है, जिसको आप कहते हैं ना रिच फार्मर्स के पास, और लगभग 20% लैंड 80% फार्मर्स के पास, जो पुअर फार्मर कहलाते हैं या कहीं ना कहीं वो टिलर कहलाते हैं. टिलर्स वो लोग होते हैं जो दूसरे बड़े किसानों की ज़मीन को या तो किराए पे लेते हैं, राइट, जिसको आप कहते हैं ना बटाई पे देना, बटाई पे लेते हैं, मेहनत वो करते हैं, कुछ सामान भी वो लगाते हैं, लेकिन एक मोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा उस किसान के पास जाता है जिसकी ज़मीन है. तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है कि 20 से 25%, 20 से 24-25% फार्मर्स जो हैं उनके पास 70 से 80% बड़ी लैंड है, अ बिग स्पेस. इसका मतलब साइज ऑफ लैंड इज बिग विथ दिस फार्म एंड दे हैव ए स्मॉल साइज लैंड, स्मॉल लैंड ऑफ साइज, देयर लैंड ऑफ साइज इज स्मॉल, तो देयर प्रोडक्शन वॉज स्मॉल. If their productions were small, it means they were poor, क्योंकि न तो वो घर के लिए बचा सकते और न ही मार्केट में बेच सकते. अगर वो न घर के लिए बचा सकते हैं न मार्केट में बेच सकते हैं, इसका मतलब दे हैड टू वर्क फॉर जॉब. ये जो पुअर फार्मर है जिनके पास केवल 20% ज़मीन है, ये लोग, इनकी जो ज़मीन बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि ये उसके ऊपर अपना खर्चा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये दूसरे फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं. लेबर, दे वर कॉल्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स, दे
वर कॉल्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स। अब एग्रीकल्चर लेबरर्स हो जाते हैं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो व्यवस्था है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ टोटली रॉन्ग। वी आर टॉकिंग अबाउट 1947, आफ्टर 1947। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो हुआ एबोलिश जमींदारी सिस्टम। एबोलिश जमींदारी सिस्टम। एक जमींदारी सिस्टम था, आपको याद, जमींदार था, उसके पास गांव की बहुत बड़ी जमीन होती थी। ही हैड अ लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल लैंड। ही हैड अ लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल लैंड। वो क्या करता था, अपनी उस लैंड में से, फर्टाइल लैंड में से कुछ हिस्सा किराए पर दे देता था, है ना, कुछ बटाई पर दे देता था कि आप इतनी मेहनत करो तो 10% आपका, 90% मेरा, या 20% आपका, 80% मेरा। इन सच ए वे जमींदार एंजॉयड द पावर। जमींदार एंजॉयड द पावर। तो सबसे पहले सरकार ने 1947 आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। अब सारी ज़मीन सरकार के पास होगी और सरकार ने वो ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो कहीं ना कहीं हमको इन सब को सिस्टम को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स यूज़ करना पड़ता है। इसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स भूमि सुधार, भूमि के अंदर सुधार करना। तो पहला सुधार हुआ एबोलिश जमींदारी सिस्टम। सेकंड प्रॉब्लम स्टार्टेड इन एग्रीकल्चर वॉज टीलर। एग्रीकल्चर की दूसरी बड़ी समस्या थी टीलर। क्या करना, टीलर, दोज हु डिड नॉट हैव land, those who did not have land. So first how to give them land, उनको जमीन कैसे देना। So number one, during land reforms abolished intermediaries, जो दलाल होते थे ना बीच के, जो लोग किसानों से सस्ते में अनाज लेते थे, महंगे में बेचते थे, है ना, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। बुरे समय में उनको वो लोग कहते हैं ना कर्ज देते थे, तो अब वो कर्ज में दब गए किसान। दे हैव कम अंडर डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाते थे, तो it, वो उनको सस्ते में। सो सरकार ने सबसे पहले टीलर्स के लिए व्यवस्था करी, एबोलिश्ड इंटरमीडिएरीज, दलाल सिस्टम। जितने भी बीच के लोग थे, जो दलाली करते थे, जो खरीद कर सरकार को बेचते थे या किसानों से खरीद कर जो कहीं और बेचते थे, तो सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। अब सरकार क्या करती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट परचेज फ्रॉम द फार्मर, इवन फार्मर इज पुअर और फार्मर इज रिच। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द फार्मर। अब ये फार्मर के ऊपर व्यवस्थित है या फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में बेचना चाहता है या सरकार को बेचना चाहता है। बट ऑब्वियसली ही वांट्स टू सेल टू गवर्नमेंट, ही वांट्स टू सेल टू गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट गिव नेट पेमेंट, कैश पेमेंट एंड पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। आजकल तो बैंक में जाता है सीधा। हर किसान का एक क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उसका बैंक अकाउंट है, उधर उसने अपना माल तुलवाया मंडी में जाके, है ना, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यील्ड जो होती है, यील्ड मतलब उपज, जितनी भी एग्रीकल्चर यील्ड है वो जो आई है मार्केट से, वो मंडी में गई, तुरंत उसके अकाउंट में पैसा गया एंड दे हैव स्टार्टेड मनी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एबोलिश इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज सबसे पहले जो भी दलाल थे उनको हटा दिया गया। देन फॉर टीलर्स, अब टीलर्स के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट काम था
वो था द इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज, दैट वर्क वॉज नंबर 1 रिमूवल ऑफ intermediaries, and second is land ceiling. Land ceiling was very important function. Land ceiling means government started a new policy. गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई जिसके तहत अकॉर्डिंग टू पॉलिसी a person, a farmer should have a लिमिट ऑफ लैंड. एक फार्मर के पास एक लिमिट होना चाहिए. एक फार्मर के पास एक लिमिट में लैंड होना चाहिए, है ना. फिक्सिंग द लैंड साइज. क्या करा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट फिक्सिंग द लैंड साइज. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वन फार्मर शुड नॉट हैव, नहीं होना चाहिए, वन फार्मर शुड नॉट हैव मोर देन 50 एकड़. एक जो फार्मर है उसके पास 50 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब अगर 50 एकड़ से ज़्यादा लैंड हुई तो सरकार उसको जब्त कर लेगी. सीलिंग मतलब है ना, कम कर लेगी, जब्त कर लेगी. और दैट लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू टीलर. और ऑन द पेपर के ऊपर बाकायदा सरकारी ज़मीन को उन टीलर्स को दिया जाएगा कुछ साल के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल लीज पे. और वो बेच भी नहीं सकते उस ज़मीन को, लेकिन उस पर वो लोग खेती कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं. सो फिक्सिंग द लैंड साइज. व्हाई फिक्सिंग द लैंड साइज? दैट लैंड शुड नॉट गो in few hands. और लैंड कंसंट्रेशन शुड नॉट बी देयर इन फ्यू हैंड्स. ऐसा ना हो कि कुछ चंद हाथों में, मुझे जब मैंने बताया ना आपको कि 20 to 25% लैंड, 20 to 24% फार्मर्स के पास में, चंद फार्मर्स के पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा फार्मर्स के पास कम ज़मीन है. तो ये व्यवस्था, लैंड शुड नॉट गो इन ए फ्यू कंसंट्रेशन हैंड. सो गवर्नमेंट स्टार्टेड लैंड सीलिंग, फिक्सिंग द लैंड साइज. इससे ऊपर जितनी लैंड होगी आपकी जो पाई जाएगी उसको सरकार जब्त कर लेगी, सीज्ड कर लेगी. गवर्नमेंट सीज्ड द लैंड, गवर्नमेंट लैंड को सीज कर देगी. एंड आफ्टर सीजिंग द गवर्नमेंट दैट लैंड, गवर्नमेंट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द डीलर्स. अब गवर्नमेंट किसको दे देगी? डीलर्स को दे देगी. सो वी हैव लर्न अबाउट एग्रीकल्चर. फर्स्ट वी हैव गो थ्रू विद डीलर्स. तो लैंड रिफॉर्म्स, abolished intermediaries, abolished zamindari system, then land ceiling, fixing the land. Okay, now the most important part is how to improve or how to increase the production. So government in 1968-69 government started green revolution. Green revolution. द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन हिंदी इट इज कॉल्ड हरित क्रांति. आप 10th में पढ़ चुके होंगे, फिर से इसको एक बार रिवाइज, बट इट शुड बी इन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ग्रीन रिवोल्यूशन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, mainly wheat, rice and pulses, mainly wheat, rice, pulses will be produced or will be yield, उत्पादित की जाएगी with the help of technology. So production of food crops, main food crops, granaries, mainly wheat, rice and pulses will be yield through green revolution. So first, uses of technology.
जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, क्रेशर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोल डीजल मशीन जो लगती है उसमें, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. और यू कैन से अ सिंपल वर्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. देन यूजेस ऑफ HYV, high yield varieties seeds. High yield variety seeds, HYV seeds, वो सीड्स जो एक प्रकार से कम सीड्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, या वो सीड्स कम बारिश में भी उतना ही प्रोडक्शन देते हैं, या वो सीड्स जो बीमारियों से बचे हुए होते हैं, या जिनके ऊपर आसानी से कोई कीट कीटाणु बीमारी नहीं लगती है. सो वो HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उपयोग करते हैं. महंगे आते हैं ऑब्वियसली, देयर कॉस्टली, बट देयर प्रोडक्शन वॉज हाई, उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है. तो यूजेज ऑफ HYV सीड्स. देन यूजेज ऑफ chemical fertilizers. You will see that if you have used fertilizers, especially NPK, है ना, sodium, potassium, phosphorus or other minerals, है ना, this type of fertilizer if you have used, it means that your land fertility will increase. If your land fertility will increase, यदि आपकी भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, यदि उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो किसान के पास और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ही विल यूज मोर मच गुड टेक्नोलॉजी, है ना, इन ग्रीन रिवोल्यूशन. तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन उन फार्मर्स के लिए था, दोज हु लिव्ड इन पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी. यहाँ पहली बार 1968-69 में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ के फार्मर्स बम्पर प्रोडक्शन थे, दे हैव गिवन बम्पर प्रोडक्शन. सो यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट अटैक्स आर देयर. पेस्ट मतलब कीड़े कीटाणु होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, कभी इल्लियाँ आ जाती, कभी वर्म आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप. जैसे आपने देखा ना, लोकस्ट था एक प्रकार की जो टिड्डियों होता है, टिड्डियों का हमला, उसको कहते हैं लोकस्ट. सो देयर वर सम टाइप ऑफ पेस्ट विच इज फ्रीली अवेलेबल इन द फील्ड. सो टू अवॉइड दिस थिंग मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव यूज्ड पेस्टिसाइड्स. देन weedicide, unwanted plants, to kill the unwanted plants, to remove the unwanted plants. Weedicide means unwanted plant, जो हमें नहीं चाहिए वो भी पैदा हो जाता है. So against weedicides we have used pesticides, insecticides. Different types of insects were there, or attacked of insects on crops. So green revolution had given a symbolized personality to the farmer, that farmer may use technology, modern technology, HYV seeds, higher yielding variety seeds, uses of chemical fertilizers, uses of pesticides, uses of insecticides, even uses of weedicides, and different types of modern technological products which is run by either electricity or petrol or diesel, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, क्रेशर, ये चीज़ें. So these are the common example for green revolution. And threefold, 3 गुना, the threefold production increased, threefold or 3 times production increased. 3 times प्रोडक्शन इंक्रीज, 3 गुना प्रोडक्शन. जहां हम 8 से 10 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते थे, हम लगभग 30 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करने लगे आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन. ये 30 मीट्रिक टन, बिलियन मीट्रिक टन मतलब वो था जिससे
भारत की तो अन्न की समस्या सॉल्व हुई, उसी के साथ साथ हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। सो आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन यू कुड से, आप ऐसा कह सकते थे कि आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ये गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। ड्रॉबैक्स रहे, कुछ ड्रॉबैक्स रहे। पहला ड्रॉबैक ये रहा कि चूँकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया तो आफ्टर 20-25 ईयर्स द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी। सॉइल ने स्लोली ग्रेजुअली अपनी उर्वरक क्षमता खत्म कर दी, क्योंकि अगर आप इस रूल है कि यदि आप ह्यूमस खत्म हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर से, जो नेचुरल ह्यूमस होती है, ह्यूमस मीन्स कंटेनिंग्स ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सॉइल, अगर वो खत्म हो गई तो आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सो इट वॉज ए ड्रॉबैक दैट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स दे ऑल्सो हैड ए केमिकल। पेस्टिसाइड और वीडिसाइड में भी केमिकल था, उससे भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि धीरे 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 फर्टिलिटी कम होने लगी। HIV सीड्स, कुछ देयर इज ए डिस्कशन बिटवीन HIV, कुछ लोग कहते हैं HIV सीड्स वॉज वेरी गुड, बट सम पीपल आर सेइंग, सम साइंटिस्ट, एग्रो साइंटिस्ट आर सेइंग इट इज़ नॉट गुड, वी शुड गो ऑन नेचुरल सीड्स, हमें अपने प्राकृतिक बीजों पर ही जाना चाहिए। सो देयर वॉज ए डिस्कशन एट दैट टाइम, बट आवर मेन प्रॉब्लम वॉज removal of food problem through green revolution. Now I am going to revise what we have learned. देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एबोलिशन ऑफ जमींदारी। हमने जमींदारी को एबोलिश कर दिया। जमींदारी सिस्टम एबोलिश करने से जो मोनोपॉली थी, जो डिक्टेटरशिप थी कि एक ही आदमी, एक ही बड़ा किसान पूरे गांव में कब्जा करता था, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली दैट पार्ट हैड बीन कवर्ड, वो खत्म हो गया। सेकंड, टीलर्स दोज हु डिड नॉट हैव अ लैंड। टीलर्स वो होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है, खेती की जगह नहीं होती। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट पर्टिकुलर लैंड टू द टीलर्स, और टीलर्स को इंटरमीडियरीज, यानी जो दलाल होते हैं, उनसे बचाने के लिए सरकार ने उनसे प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीदना शुरू कर लिया। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेसिंग थ्रू टीलर्स। जमींदारी सिस्टम एबोलिश, इंटरमीडियरीज एबोलिश, दलाल खत्म करे। जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था लैंड सीलिंग। कहीं ना कहीं साइज ऑफ लैंड मस्ट बी फिक्स्ड। जो साइज होती है लैंड की वो फिक्स होनी चाहिए। मीन्स अब few person should not have, or few hands should not have a concentration of few land. ज़्यादा ज़मीन कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, तो हमने इसका विरोध करा कि लैंड सीलिंग होना चाहिए। सो लैंड सीलिंग, फिक्सिंग द लैंड साइज, है ना, फिक्सिंग द लैंड साइज एज वेल एज, है ना, लैंड शुड नॉट कंसंट्रेट इन ए फ्यू हैंड्स। लैंड शुड नॉट कंसंट्रेट इन फ्यू हैंड्स। So we have started land sealing that will come under land reform। ये सब काय में आते हैं? भूमि सुधार। लैंड सीलिंग से क्या फायदा हुआ कि जितने भी ऊंचे जमींदार, है ना, जो थे, रईस लोग थे, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर रखा था, वो जमीन, दैट लैंड सीज्ड बाय द गवर्नमेंट, सीज्ड, जब्त कर दी, स्नैच्ड बाय द गवर्नमेंट, छीन, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर्स एंड टीलर्स। धीरे 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 टीलर्स की कंडीशन सुधरने लगी। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। 1968-69 we have started under the leadership of Mrs. Indira Gandhi. She was Prime Minister that time. Green Revolution, a revolution in which mainly food products, wheat, rice, pulses would be produced through a machine or mechanical system। हम जिसको मैकेनिकल सिस्टम से प्रोड्यूस करेंगे। पहला हमने इसमें देखा पेट्रोल डीजल से यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, जो भी इक्विपमेंट्स थे वो हमने यूज़ करे, जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
फिर हमने यूज़ करे HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वो सीड्स जो लेस होते हैं, कम मात्रा में होते हैं लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस। यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करा जिससे उर्वरा उस समय क्विक तुरंत उर्वरा शक्ति जो फर्टिलिटी थी वो बढ़ गई। देन वी हैव यूज पेस्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फार्मिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का हमला होता है और मर जाती है, दैट इज अटैक। सो जो किसान की फसल होती है ख़त्म हो जाती है। सो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ने के लिए टू रिमूव दैट वीडीसाइड डायरेक्ट स्प्रे कर दिया जाता है। सो दीज आर द green revolution forming and that 3 times production increased. Our production was increased 3 times, 3 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। 8 मिलियन मीट्रिक टन से हम लगभग 28 मिलियन टन पहुंच गए ट्रिलियन में। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज। समवेयर एल्स हमारे भारत के अंदर जो अनाज की वो स्टार्विंग कंडीशन थी वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। लेकिन हम ड्रॉबैक पे भी बात करेंगे। इसका ड्रॉबैक रहा कि केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड जो कि केमिकल प्रोसेस से बनते थे, इनकी वजह से धीरे धीरे जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो ख़त्म होने लगी, कम होने लगी। इसीलिए आपने देखा कि आफ्टर 1995 के बाद सरकार ने प्रेशराइज करा, जोर डाला कि अब हम मैन्योर यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मैन्योर मीन्स द मैन्योर मीन्स ओरिजिनल, जिसको आप कहते हैं ना फर्टिलाइजर, जिसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं, नेचुरल, जैसे काउ डंग ना, एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स, डिकेड पार्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स और पील्स ऑफ द फूड्स, छिलके, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमने धीरे धीरे अपनी उर्वरक शक्ति बढ़ाई।